वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ये भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य है। यहाँ पर एक केंद्रीकृत शासक या अशोक राजा दिखाई पड़ता है जिसने एक केंद्रीकरण की शुरुआत की है। तो केंद्रीकरण क्या क्या है, कैसे होता है, और बाद में इसमें एक परिवर्तन आएगा आने वाले समय में मौर्योत्तर काल के बाद, जब गुप्त काल हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे ये विकेंद्रीकरण की ओर जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब कि राजा अपने अधिकारों को छोड़ने लगेगा। तो पहले अभी हम लोग मौर्य काल में देखेंगे कि राजा कैसे बनता है और कंप्लीट अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण कैसे होता है, और राजा के पास फिर क्या मजबूरियां आती हैं जिसके कारण वो अपने अधिकारों को छोड़ने लगता है। तो पहले तो अभी आपके सामने मौर्य साम्राज्य बनेगा। तो किसी भी साम्राज्य को पढ़ने से पहले उसका एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, इसके पहले क्या हो रहा था। तो मौर्य साम्राज्य से जस्ट पहले जो कुछ घटनाएं हैं उनको पहले हम लोग देखेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य को उससे लिंक कर देंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जैसा कि अभी आपने पिछली क्लास में कुछ देखा था कि मौर्य साम्राज्य से पहले जो भी चैप्टर आपने पढ़े, जैसे कि आपने पढ़ा कि 16 महाजनपद, वैदिक काल वगैरह, तो आपने देखा था कि 16 महाजनपद में आपको 16 महाजनपद के रूप में दिखाई पड़े थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो मगध था, इसमें से मगध एक जनपद था, महाजनपद था, जो कि शक्तिशाली हो गया था क्योंकि इसको अच्छे अच्छे राजाओं की सेवा मिली, जैसे कि अजातशत्रु है, बिंबिसार है। और इस मगध ने इन बाकी 15 महाजनपद पर आक्रमण किया, क्योंकि ये 16 में से एक ये भी था। 15 पर आक्रमण करके ये मगध जो है मगध साम्राज्य बन जाता है। ये बात आपने पिछली क्लास में देखी थी। और पहला वंश जो हमारा भारत में दिखाई पड़ता है वो है हर्यक वंश। मौर्य साम्राज्य के आने से पहले हर्यक वंश आ चुका था, और इस हर्यक वंश में आपको जो राजा दिखाई पड़ते हैं वो एक राजा आपको बिंबिसार के रूप में दिखाई पड़ता है, और दूसरा जो है अजातशत्रु, और एक राजा उदयन। उदयन वो राजा है जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है नागदशक, उसकी हत्या करके जो उसका अमात्य है वो एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग नामक व्यक्ति ने की है। और इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद जो तीसरा वंश आता है उसका नाम है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद है। और उसके 8 पुत्र होते हैं, जिसमें से एक पुत्र जिसका नाम है घनानंद। और यही घनानंद जो है यह सिकंदर का समकालीन है, सिकंदर। और दूसरी बात यह कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का भी समकालीन है, यानी घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर तीनों एक टाइम पीरियड में दिखाई पड़ते हैं। और नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो भारत में इसके पहले क्रम से लगाने को अगर आता है तो आप बता सकते हैं हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, और फिर मौर्य साम्राज्य आता है। ठीक है, ये क्रम से आते हैं। अब नंद वंश की हत्या जो होती है, घनानंद की हत्या होती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंदर चले, उसके पहले भारत में इसी समय एक घटना और हो गई है, वो है भारत पर विदेशी आक्रमण। कुछ आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ा है भारत पर, और फिर हम इसके बाद मौर्य साम्राज्य की बातें करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग एक टॉपिक छोटा सा और देख लेते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो आइए, ये बताने का उद्देश्य ये था कि आपको पता रहे कि मौर्य साम्राज्य से पहले ये सारे वंश आ चुके हैं। और घनानंद कौन है? सिकंदर का समकालीन है, ये ध्यान रखिएगा बात। चलिए, अब इस टॉपिक का नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। ये घटना जस्ट मौर्य साम्राज्य के आसपास हो रही है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो लोग जल्दीबाजी में सिकंदर का नाम ले लेते हैं, मकदूनियाई शासक सिकंदर। लेकिन ये गलत आंसर है। भारत पर सही आंसर ये होगा कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाले का नाम है
ईरान के हखामानी साम्राज्य, ईरान के हखामानी साम्राज्य ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया और इस साम्राज्य को पारसिक साम्राज्य भी कहते हैं। इनका नाम पारसिक साम्राज्य भी है। ये ईरान का हखामानी साम्राज्य था जो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करता है। इस वंश का संस्थापक जो हखामानी वंश है, इसका संस्थापक जो है वो साइरस नामक व्यक्ति है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हखामानी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। जितने भी वंश एंशिएंट इंडिया में आप पढ़ेंगे सबके संस्थापक कर्ता का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश, शक वंश, जितने भी आप गुप्त वंश, सबके संस्थापक कर्ता का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इससे आपको एक टाइम जोन का भी पता चलता है और कौन किसका समकालीन है, कौन किसके बाद आया, ये भी आपको पता चल पाएगा अगर आप संस्थापक कर्ता का नाम ध्यान रखेंगे। तो ये साइरस कौन है? हखामानी साम्राज्य का संस्थापक है। अब इसका उत्तराधिकारी होता है दारा फर्स्ट। दारा फर्स्ट, तो ये जो दारा फर्स्ट है इसी को श्रेय प्राप्त है जिसने भारत पर आक्रमण, सफलतापूर्वक आक्रमण किया है। प्रयास तो साइरस ने भी किया था, यह गेड्रोसिया के रेगिस्तान से होते हुए भारत में आने का प्रयास करता है, लेकिन यह प्रयास असफल होता है। अब दारा फर्स्ट ये जो है आक्रमण करता है और यह सिंध के कुछ भागों को जीत लेता है। ये भारत के बहुत अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दारा फर्स्ट ने सिंध के कुछ भागों को जीत लिया। अब आने वाले समय में ये लोग अंदर आते, भारत के अंदर कुछ समय चलता, लेकिन क्या हुआ कि जब इसका उत्तराधिकारी बनता है दारा थर्ड, उसी समय भारत में सिकंदर भी आ जाता है, एंट्री करता है सिकंदर। और सिकंदर और दारा थर्ड दोनों आमने सामने हो जाते हैं और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें दारा थर्ड जो है पराजित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हखामानी साम्राज्य का सपना कि वो भारत के अंदर आ पाएंगे वो टूट जाता है और सिंध के आसपास क्षेत्रों तक ही ये सीमित रह पाते हैं। अब जो है सिकंदर भारत पर आ जाता है। अब हम लोग को सिकंदर से मतलब है जो मौर्य साम्राज्य से पहले दिखाई पड़ता है। तो सिकंदर का जो समय है वो बताया जाता है कि ये लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास का समय इनको दिखाई पड़ता है और ये भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर जब ये आक्रमण करता है तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे गणतंत्र हैं और कुछ छोटे छोटे राज्य हैं। तो कुछ लोग तो अपने आप ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जैसे कि तक्षशिला का शासक है आमदी। तक्षशिला का शासक आमदी है जो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन इसी समय दिखाई पड़ता है कि पौरव वंश का राजा है पोरस, वो आक्रमणकारी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है, वह युद्ध करना पसंद करता है। अब सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई को कहते हैं वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध, यह झेलम नदी के किनारे यह युद्ध होता है और इसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में पोरस जो है पराजित हो जाता है और उसको बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया जाता है। तो सिकंदर उससे पूछता है, वही पुरानी कहानी है जिसमें सिकंदर पूछता है उससे कि बताओ भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस आंसर देता है कि जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बात से सिकंदर बहुत खुश होता है उसके उत्तर से और उसको मुक्त कर देता है और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। अब सिकंदर ने भारत में किया क्या है, सिकंदर ने भारत में 2 नगरों की स्थापना की है। एक का नाम है बुकाफेला जो कि उसके घोड़े के नाम पर है, बुकाफेला, और दूसरा है विजयनगर। सिकंदर ने विजयनगर और बुकाफेला 2 नगरों की स्थापना की है। ठीक, और यहाँ पर भारत में एक कला आती है गांधार कला। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव है कि गांधार कला का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये यूनानी कला है जो कि भारतीयों ने इनसे सीखी थी। ठीक, इसके अलावा उलूक शैली के सिक्के, उलूक शैली के सिक्के, ये भी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव है। ठीक, अब सिकंदर आगे बढ़ना चाहता है भारत में, लेकिन उसके सैनिक बहुत थक चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। जब ये वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन नामक एक जगह है जहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जब तक मौर्य साम्राज्य बनता उसके पहले तक यहाँ पर सिकंदर का चैप्टर भी समाप्त हो जाता है।
यहाँ पर एक प्रभाव और देख लेते हैं जो कि हम ईरानियों का प्रभाव कह सकते हैं। वो ये है कि ईरानियों से भारत में ने सीखा है अरामयिक लिपि। अरामयिक लिपि का प्रसार जो है वो ईरानियों से होता है। इसीलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि अशोक ने अरामयिक लिपि का प्रयोग किया है अपनी ब्राह्मी भाषा के साथ। खरोष्ठी, अरामयिक और ब्राह्मी भाषा में अशोक के अवलेख लिखे गए हैं। तो अरामयिक लिपि इसने ईरानियों से सीखी है। और एक खास बात और कि अवलेख लिखने की परंपरा, ये जो अवलेख अशोक ने लगवाए हैं वो उसने ईरानी साम्राज्य से ही सीखे हैं। इन्होंने ही यहाँ पर अवलेखों की परंपरा शुरू की थी, जिसको अशोक ने टेक ओवर किया और उस पर अपना काम करके उसको अच्छी तरीके से सामने लाया। इनके अवलेख जो है बहिस्तून अवलेख हैं, पर्सिपोलस अवलेख हैं, बहिस्तून अवलेख, पर्सिपोलस अवलेख और नक्श-ए-रुस्तम, ये अवलेख जो है ईरानियों के हैं। ठीक, ये दारा फर्स्ट दारा सेकंड के हैं। तो इसके कारण ये कह सकते हैं कि ईरानियों के आक्रमण का प्रभाव ये हुआ। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये हुआ कि बुकाफिला नगर, विजयनगर, गांधार शैली, उलूक शैली के सिक्के, तो ये किसी के भी आक्रमण का प्रभाव जो होता है वो दिखाई पड़ता है। और ये सारी बातें हो चुकी थी मौर्य साम्राज्य के बनने से पहले। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं और यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। आइए, ये इसका एक बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया। अब आइए मौर्य साम्राज्य की ओर चलते हैं। इसमें तो मौर्य साम्राज्य में पहले तो आप ये समझिए, इसमें आपको मेन 3 राजा के बारे में जानना है। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका महत्व क्या है? इसमें जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक, इनको 323 ईसा पूर्व से आप 184 ईसा पूर्व तक का समय आप ले सकते हैं। मौर्य साम्राज्य में इनका टाइम पीरियड है, पूरे मौर्य साम्राज्य का समय है 323 से 184 ईसा पूर्व। इसमें 3 शासक आपको प्रमुख दिखाई पड़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, वो बिंबिसार था और ये बिंदुसार है, और तीसरा अशोक। इन 3 शासकों से बना है मौर्य साम्राज्य। अब तीनों का जो टाइम जोन है वो अलग अलग है ही, क्योंकि आपस में पिता पुत्र हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की खास बात क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि यह है कि उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। तो ये उसकी उपलब्धि है, इसलिए इसका नाम है। और ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था, ये ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का अनुयायी है। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है, और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है। देखिए, एक ही पीढ़ी में जो है 3 लोग हैं और तीनों अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं। ठीक, अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि क्या है कि इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। और अशोक की उपलब्धि क्या है? अशोक की उपलब्धि बहुत सारी है, जैसे कि अशोक का जो है कलिंग पर आक्रमण बताया जाता है, अशोक की धम्म नीति बताई जाती है, अशोक महान है, अशोक ने बौद्ध धर्म का पोषण किया है ना, अशोक ने अवलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया है, सारी प्रजा मेरी संतान है, ऐसा बोलता है वो। तो बहुत सारी चीजें हम अशोक के बारे में कह सकते हैं कि अशोक की महानता में बताई जा सकती हैं। अशोक की लाट को भारत सरकार ने अपना राज चिन्ह बनाया है। तो अशोक में कुछ ना कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि अशोक को महान बनाती हैं। तो मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की है, अशोक ने अपने आप को महान बनाया है कुछ कामों से। तो बिंदुसार ने क्या किया है, आखिर बिंदुसार की क्या उपलब्धि है? तो अगर आप इस बात की जांच पड़ताल करें तो आपको पता ये चलेगा कि बिंदुसार की कोई नई विजय नहीं है। बिंदुसार ने कहीं पर आक्रमण नहीं किया है या किसी देश को जीता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बिंदुसार की उपलब्धि ये है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए साम्राज्य को तब तक अक्षुण्ण रखा, तब तक बनाए रखा जब तक कि अशोक नहीं आया। अगर अशोक को वैसा का वैसा बना हुआ साम्राज्य नहीं मिलता तो शायद अशोक को महान बनने में बहुत दिक्कत आती है ना। यानी कि अशोक बिंदुसार के कंधों पर ही बैठा है। अगर बिंदुसार ने उस साम्राज्य को बनाकर मेंटेन ना रखा होता तो फिर
दिक्कत आने वाली थी अशोक के लिए। तो बिंदुसार की उपलब्धि यही है कि उसने उत्तराधिकार में पाए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मिले गए मौर्य साम्राज्य को वैसा का वैसा बना के रखा जैसा कि उसको काम करना चाहिए था, और अशोक के आने तक उसने पूरा साम्राज्य वैसा का वैसा उसको उत्तराधिकारी के रूप में दे दिया। तो ये तीनों की पीढ़ी है। अब इसमें हम लोग एक एक व्यक्ति को उठाएंगे, उनकी जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक है, इसने क्या किया है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद की हत्या की है। घनानंद की हत्या की और फिर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए कुछ स्रोत हैं। स्रोत का मतलब हमें कैसे पता चला कि ये मौर्य साम्राज्य था, तो उनके कुछ नाम देख लीजिए। जैसे कि आप एक तो नाम कह सकते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र, एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। आपसे क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र किस भाषा में है, तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में है। और ये एक आर्थिक ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है ये, ठीक। इसके अलावा सोमदेव का कथा सरित सागर एक पुस्तक है जिसका नाम है सोमदेव का कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी। इसके अलावा जैन मुनि है जिनका नाम है हेमचंद। हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन। एक जैन मुनि और जिसका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु का कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, ठीक है। इसके अलावा दीपवंश, ये बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। दिव्यावदान ये बौद्ध ग्रंथ हैं। तो ये कुछ स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उसमें ऐसी ऐसी कुछ बातें थी। मतलब इन सब में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई बताओ कथा सरित सागर किसने लिखी, बृहद कथा मंजरी किसकी है, या हेमचंद की रचना का क्या नाम है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्रोत रहे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के दिखाई पड़ते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि इसने जो है घनानंद की हत्या की है और उसके बाद चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इनकी जाति के विषय में कहा जाता है कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्षत्रिय बताते हैं। जितने जैन ग्रंथ हैं वो भी क्षत्रिय बताते हैं, ठीक। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, वो इसे निम्न कुल का बताते हैं, निम्न कुल का। अब उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि इन्होंने जैनियों को या बौद्धों के लिए काम किया है, इसलिए राजा को ये क्षत्रिय या महान बताते हैं, और ब्राह्मणों का जो वैदिक धर्म था वो पीछे हो जाता है इस समय, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा इन्हें निम्न कुल बताया जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। और कुछ किताबों में इनको वृषल वृषल का टाइटल दिया गया है। वृषल का मतलब ही निम्न कुल होता है, ऐसा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब जब वो शासन करने लगता है तो इसके समय में घटना ये होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति है। तो सिकंदर तो वापस लौट जाता है, लेकिन अपने जीते गए क्षेत्रों का शासन जो है करने के लिए वह सेल्यूकस को नियुक्त कर देता है। तो सेल्यूकस क्योंकि यहाँ पर सिकंदर की जगह पर शासन देख रहा है और ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन है, तो दोनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती है 305 ईसा पूर्व के आसपास।
और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस को पराजित कर देता है। तो जब दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो पराजित हो जाता है सेल्यूकस। तब जो क्या होता है कि सेल्यूकस की पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, 500 हाथी दिए, और 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, एक जगह है एरिया, अराकोसिया, अराकोसिया, ये इस समय कांधार जो आप देखते हैं वो है कांधार, अराकोसिया। एरिया क्या है? ये हेरात है जो इसमें आप देखते हैं, एरिया, अराकोसिया, पेरिपनिसदई, ये उनकी भाषा का नाम है, पेरिपनिसदई, जो कि काबुल के रूप में आप जानते हैं। और एक प्रांत और दिया था जेड्रोसिया। तो ये जो प्रांत हैं सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी के बदले में दिए। ये एक तरीके से दहेज प्रथा का पहला वर्णन आपको दिखाई पड़ सकता है, जिसमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि एक व्यक्ति देगा और एक ही व्यक्ति लेगा, ये भी कुछ देता है और ये भी कुछ देता है। इसने 500 हाथी दिए और इसके बदले में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपनिसदई यानी कि काबुल का क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त को मिला। जेड्रोसिया जो है इस समय जो है बलूचिस्तान को आप कह सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाता है। इसीलिए चंद्रगुप्त के दरबार में कुछ लोग आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जस्टिन, जस्टिन का नाम आपने सुना होगा, स्ट्रैबो। अब विदेशी संबंध बन गए हैं तो विदेशी व्यक्ति भी उनके दरबार में रहेगा ही। और एक यात्री आता है मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज, प्लूटार्क। तो ये ऐसे लोग हैं जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो एक घटना तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए दूसरी घटना पर बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी विजय करने का प्रयास किया था। और ऐसा बताया जाता है कि इनका जो साम्राज्य है वो पश्चिम में जो है ईरान तक फैला हुआ था, पूरब में यह बंगाल तक फैला हुआ था, दक्षिण में इसने कर्नाटक तक विजय हासिल कर रखी थी, और उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। तो ये इनका जो साम्राज्य का विस्तार है वो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। बंगाल में विजय की सूचना जो है, एक अभिलेख है महास्थान, महास्थान अभिलेख से बंगाल विजय की जानकारी मिलती है। और दक्षिण भारत की विजय का उल्लेख जो है, जो ग्रंथ है दक्षिण का ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर, इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के विजय की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आता है कि बंगाल विजय का वर्णन किस अभिलेख में है, तो महास्थान अभिलेख या अहनानूर में क्या लिखा है, दक्षिण भारत की विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना यानी कि दक्षिण तक प्रसार किया, और वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी उसने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया जैसे प्रांतों को जीत लिया या उनको दहेज में मिल गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि ये रही। अब जीवन के अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि जैनी था, जैन धर्म का प्रभाव था उसके ऊपर, तो जीवन के अंतिम समय में एक मुनि होता है जिसका नाम है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के प्रभाव में आकर वह एक पहाड़ी पर जाता है दक्षिण में, जिसका नाम है श्रवणबेलगोला की पहाड़ी, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर जाकर यहाँ पर टॉप पे पहुंच जाता है और यहीं पर रुक जाता है। और भद्रबाहु वापस आ जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर रुक जाते हैं और तपस्या करते हैं और संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग देते हैं। संलेखना दक्षिण भारत में, ये इसका नाम ध्यान रखिएगा, संलेखना। संलेखना क्या होती है? यह जैनियों की एक विधि होती है जिसके द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जाता है या शरीर का त्याग कर दिया जाता है। बिना कुछ खाए पिए आप तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक कि आपका प्राण निकल ना जाए। तो जैनियों में ये भद्रबाहु से उसने ये कला सीखी थी और जाकर श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर, ये कर्नाटक में है,
और इसने अपना शरीर त्याग दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को शासक बना कर गया था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब बिंदुसार स्टार्ट होगा। बिंदुसार के बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी बातें मैंने बताई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इनसे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि किस अभिलेख से क्या पता चलता है और कौन कौन से प्रांत उसको दहेज में मिलते हैं। मेगास्थनीज कब आया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है। उसको आपको बिंदुसार में नहीं लगाना है, ना अशोक में लगाना है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आ चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बिंदुसार के बारे में देखते हैं। दूसरा शासक है बिंदुसार, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में कि ये आजीवक संप्रदाय का है। जब मैंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ाया था तो मैंने आपको कई धर्मों के बारे में बताया था कि जैन धर्म तो था ही, बौद्ध धर्म था ही, इसके अलावा मक्खल गोशाली का धर्म था, अक्रियावाद था, है ना, आजीवक संप्रदाय अक्रियावाद था, संदेहवाद था। तो उसी में से आजीवक संप्रदाय के बारे में है और जो कि बिंदुसार का अनुयायी है। वायु पुराण है, वायु पुराण। वायु पुराण में इसको जो है मद्रसार नाम दिया गया है, इसको मद्रसार कहा गया है। क्वेश्चन आता है कि मद्रसार किस राजा का नाम था? तो ये मद्रसार बिंदुसार का ही नाम है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन। और यूनानी स्रोत जो होते हैं उसमें जो है बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया है, अमित्रोचेटस, जो कि संस्कृत का रूपांतरण होता है अमित्रघात, उसका ही बदला हुआ नाम है अमित्रघात। तो इसका एक नाम था अमित्रघात, जिसको यूनानी जो है अमित्रोचेटस बोलते हैं। अमित्रघात का मतलब देखिए, अमित्र मतलब कि जो मित्र ना हो, यानी कि शत्रु हो, शत्रुओं को नाश करने वाला, घात मतलब उसको नष्ट करने वाला, तो वो कौन है? बिंदुसार है। तो इसके कुछ नाम है मद्रसार, सिंहसेन, अमित्रोचेटस या अमित्रघात। एक बात तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बिंदुसार की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है कि उसने कोई किसी राजा पर आक्रमण किया हो। उसने केवल इतना किया है कि मौर्य साम्राज्य को जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसको मिला था, एरिया, अराकोसिया, काबुल वगैरह, सबको उसने वैसा का वैसा अपने अंडर में रखा। तो इसने क्या किया है कि आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया है। तो इसके दरबार में 2 राजदूत आते हैं, ठीक है, 2 राजदूत आते हैं। तो एक का नाम है डाईमेकस और एक का नाम है डायोनिसस। तो इससे क्वेश्चन बनता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि एक दार्शनिक है जिसका नाम है स्ट्रैबो, जो उसके दरबार में रहता भी था, स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो ने कहा है कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया का शासक था एंटीओकस। सीरिया के शासक एंटीओकस ने अपना राजदूत डायोनिसियस, उसका नाम है डाईमेकस, एंटीओकस ने डाईमेकस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा था, डाईमेकस। स्ट्रैबो कहता है सीरिया का शासक एंटीओकस ने डाईमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। और ऐसे ही एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्लीनी बोलता है कि मिस्र के शासक टालमी सेकंड का एक नाम और है जिसको कहते हैं फिलाडेल्फस। टालमी सेकंड फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसस नामक राजदूत भेजा था। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, कि कौन कहता है, कहाँ का राजा था, कौन राजा का नाम था, राजा का क्या नाम था, कौन सा राजदूत था, उसका क्या नाम था। या ऐसे ही प्लिनी कहता है कहाँ का राजा था, मिस्र का था, टालमी सेकंड राजा था और डायोनिसस राजदूत था। तो ये 8 क्वेश्चन है जो कि बिंदुसार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उसने कोई लड़ाई नहीं की है, लेकिन उसने राजदूतों को
भेजा था उसके यहाँ आते हैं तो उन पर बात हो सकती है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिसका नाम है इथीनियस। ये सब विदेशी हैं क्योंकि सेल्यूकस से इनके संबंध तो बन ही चुके थे, तो उनके दरबार में ये लोग आते जाते थे। तो इथीनियस बताता है, हमें जानकारी देता है कि यहाँ पर एंटीओकस के साथ जो है यह पत्र व्यवहार करता है बिंदुसार, और उससे 3 वस्तुओं की मांग करता है। पहली वस्तु देखते हैं, पहली वस्तु के रूप में वह मांगता है कि हमें चाहिए सूखी अंजीर। बिंदुसार ने डिमांड की है सीरिया के शासक एंटीओकस से कि हमें सूखी अंजीर चाहिए, दूसरी हमें चाहिए मदिरा अल्कोहल, और तीसरी हमें चाहिए दार्शनिक। अपने यहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लोग हैं उनको हमारे यहाँ भेज दीजिए, दार्शनिक। तो एथीनियस ये वर्णन करता है। तो एंटीओकस ने कहा कि हम आपको ये 2 चीजें तो दे देंगे, सूखी अंजीर और मदिरा, लेकिन दार्शनिक हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। यही क्वेश्चन आता है कि किन 3 चीजों की मांग की, या फिर पूछ लेगा कि किस वस्तु को देने से मना कर दिया, तो आप बताएंगे दार्शनिक को देने से मना कर दिया। कौन शासक था? एंटीओकस था। ठीक है, ये वर्णन किसने किया है? एथीनियस ने किया है। तो इसके दरबार में जो है ऐसे लोग आए और यहाँ पे इतनी चीजों का जो है लेखा जोखा है मिलता है जो आपके सामने है। और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है, तो इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष भी निवास करता था। ठीक, कहते हैं कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला, इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले उसने अपना पुत्र जो है अशोक को भेजा था। पहले अशोक को भेजता है, और जब वह विद्रोह दबता नहीं है तब फिर वो अपने दूसरे पुत्र सुशीन को भेजता है। सुशीन, तो ये घटना बिंदुसार के समय में होती है। और अब इसके बाद हमको पढ़ना है अशोक को। अब इसके बाद अशोक जो उसका उत्तराधिकारी बनता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा बिंदुसार के समय में। आइए हम लोग अशोक की ओर चलते हैं। जैसे ही अशोक का नाम आता है तो अपने आप एक टाइटल नजर आ जाता है जिसका नाम है अशोक महान, है ना, अशोक महान। तो अब यहाँ पे सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला कि अशोक महान शासक था, ये एक बात है। अशोक महान शासक था, हाँ अशोक महान शासक था। उसके बारे में बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अशोक की धम्म नीति देख सकते हैं, है ना, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति लगाव देख सकते हैं, अशोक के कार्य देख सकते हैं, प्रजा के प्रति कल्याणकारी कार्य देख सकते हैं। अब दूसरा पहलू बनता है कि क्या अशोक महान था, क्या वाकई अशोक महान था? यानी कि अब आपको उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि ऐसे ऐसे क्या बिंदु हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अशोक को महान ना बताकर उसको एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति बताती हैं। मतलब कि कैसे उसने कूटनीतिक तरीके से अपनी चीजों को उसने स्थापित किया और फिर उसको कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसका एक मौर्य साम्राज्य लंबे समय तक अक्षुण्ण बना रहा बिना किसी लड़ाई के, है ना। तो ये दोनों पहलू हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आइए पहले अशोक के बारे में कुछ चीजों को हम लोग जानते हैं। तो देखिए अशोक के बारे में एक तो खास बात यह है कि कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब उसने मौर्य साम्राज्य को प्राप्त किया था या सिंहासन पर बैठा। 99 भाइयों की हत्या का श्रेय जाता है इसे, है ना। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा सिंघल अनुश्रुति कहती है। सिंघल ये श्रीलंका की एक अनुश्रुति है या उसका स्रोत है जहाँ पे ये बात बताई गई है। ठीक, अच्छा, तो इसने 99 भाइयों की हत्या की होगी ऐसा बताया जाता है। अच्छा, अब अशोक के बारे में क्या है कि दूसरी खास बात यह है कि इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अब इस बात की अगर जांच पड़ताल करें तो इस बात का मतलब क्या है कि क्या ये वाकई सत्य बात है या ऐसा कैसे संभव है। तो अगर इसकी जांच पड़ताल करें तो कभी कभी ये लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा एग्जैक्ट ऐसी बात नहीं हुई होगी। हाँ, उसको उत्तराधिकार के युद्ध में संघर्ष करना पड़ा होगा क्योंकि उसके कंपटीशन में उसके भाई थे, लेकिन अपने 99 भाइयों को मारा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये केवल बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि ये
सिंगल अनुश्रुति एक्चुअल में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की अनुश्रुति है। तो कहते हैं, वो कहना क्या चाहती है, देखिए इसको, अशोक प्लस बौद्ध धर्म, ठीक। तो जो भी 99 भाइयों को मारेगा, तो उसको टाइटल दिया है इन्होंने चंड अशोक, यानी कि चांडाल अशोक। जो 99 लोगों को मार दे वो चांडाल होता है। तो चंड अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो क्या निकल कर आया, अशोक महान। यानी कि जो 99 भाइयों को मार सकता है वो भी अगर बौद्ध धर्म को अपना लेगा तो वो महान अशोक बन सकता है। तो आम जनता के लिए तो कुछ बात ही नहीं है, यानी हम सबको बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए और उसकी ओर आना चाहिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ऐसा कहते हुए सिंगल अनुश्रुति इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है, ठीक। तो ये सबल प्रमाण नहीं है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा ही होगा, ये केवल सिंगल अनुश्रुति का एक दावा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि अशोक के समय में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानेंगे तो पता ही चलेगा कि अशोक की दूसरी उपलब्धि क्या है कि अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया है। अभिलेख के माध्यम से ऐसा करने वाला वह पहला शासक है जिसने एक अभिलेख लगवाया, उस पर उसने राजाज्ञाएं लिखवा दी और जो भी उसने आज्ञा लिखी उसको सबके सामने प्रस्तुत किया या प्रजा के सामने उसने रखा। इसके क्या मिलते हैं, वृहद शिलालेख। वृहद शिलालेख यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर जो लिखा गया हो या बड़ी चट्टानों पर जो उसने लिख दिया। और लघु शिलालेख, लघु शिलालेख यानी कि चट्टान, छोटी छोटी चट्टानों पर उसने अपनी राजाज्ञा लिखवा दी। और स्तंभ लेख यानी कि अलग अलग जगह पर उसने स्तंभ को लगवाया है। अब खास बात यह है कि यह स्तंभ जो है भारत के सभी जगह पर लगाए गए हैं। जैसे मान लीजिए पूरा भारत है ना, तो हर जगह पर उसने स्तंभ लगवा दिए। जहां भी आप जाएंगे वहां पर अशोक के स्तंभ लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसमें लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का, खरोष्ठी लिपि का, अरमाइक लिपि का या अरामाइक लिपि कहते हैं इसे। तो इन लिपियों का प्रयोग उसने किया है। तो ब्राह्मी लिपि का उस समय वर्णन होता था क्योंकि भारतीयों के लिए वो ब्राह्मी लिपि है। लेकिन जहां जहां पर पड़ोसी राज्य हैं या फिर सीमावर्ती राज्यों पर जहां पर उसने अभिलेख लिखवाया है वहां पर उसने खरोष्ठी और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया है, क्योंकि सीमावर्ती राज्यों में विदेशी शासक रहते थे। जैसे कि आप देखिए तक्षशिला में है ना, या शहबाजगढ़ी में है या काबुल में है। तो यहाँ पे इसमें विदेशी शासक थे जो कि इस लिपि को पढ़कर समझ पाए कि अशोक नामक राजा ने क्या क्या राजाज्ञाएं लिखी हैं और उनका पालन करना है, जो कि सीमावर्ती राज्य है, क्योंकि वो सीमावर्ती राज्यों पर भी अपना प्रभाव रखना चाहता था। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख जो मिले हैं बृहद, लघु और स्तंभ लेख, और इन लेखों को का जो लेखक है उसको चापड़ नामक एक व्यक्ति का नाम आता है। चापड़ ने जो है इन लेखों को लिखा हुआ है। तो आपकी भूमिका क्या है कि किस अभिलेख में क्या बात कही गई है, जो महत्वपूर्ण वगैरह है कि जो महत्वपूर्ण अधिकारियों का वर्णन किया गया है, या एक अभिलेख है सारी प्रजा मेरी संतान है, तो वो कहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है, उसका क्या मतलब है, वो सब आपको समझना होगा। ठीक, तो ये रही बात कुछ अशोक के अभिलेख की जो आपके सामने मैंने रखी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक जो है शासक बनने से पहले जो है वो उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का राज्यपाल था। और उसे एक नगर श्रीनगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कहते हैं कि यह शिव का उपासक था पहले, शासक बनने से पहले। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुगल पुत्र तिस। तो मुगल पुत्र तिस के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है या बौद्ध धर्म को जाना है। और बाद में एक व्यक्ति और आता है उपगुप्त,
और उपगुप्त के प्रभाव से यह पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो मुगल पुत्र तिस और उपगुप्त में कोई भी ऑप्शन में होगा तो आप बता सकते हैं कि इनको श्रेय प्राप्त है कि इसने अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया या उसको दीक्षित किया है। अशोक ने अपना एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, जो कि कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध, इस युद्ध में कहा जाता है कि यह कलिंग जो है उड़ीसा में है और यहाँ पर हाथियों के लिए यह युद्ध किया गया था। हाथी, अब हाथी के लिए क्यों युद्ध करते हैं? क्योंकि उस समय पशु बल की सहायता से बड़े बड़े जंगलों को गिराया जाता था और कृषि योग्य भूमि को बनाया जाता था या निवास करने के लिए भूमि बनाई जाती थी। क्योंकि उस समय क्या होता था कि कोई मशीनें थी नहीं कि जंगलों को काट दिया जाए, तो ये पशु बल या हाथियों की सहायता से बड़े बड़े जंगलों को गिराकर एक नई जमीन को निकाला जाता था। और उस समय साम्राज्य बनाने का समय था, तो इसलिए बहुत आवश्यकता थी कि नई भूमि को प्राप्त किया जाए। तो इसलिए जिस राजा के पास पशु होते थे या पशु बल होता था, उस राजा को मजबूत माना जाता था। तो हाथियों की सेना या हाथी रखना जो है महत्वपूर्ण बात थी। और कलिंग में हाथी बहुत अच्छे थे और वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से भी कलिंग इंपॉर्टेंट था। इसलिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कहते हैं कि यहाँ पर लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और इस रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय जो है द्रवित हो जाता है और उसके बाद वह तलवार को रख देता है और बुद्ध की शरण में जाता है। यानी कि वो बौद्ध धर्म का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है और वो शांति की नीति से जीने लगता है। और यहाँ पर एक अवलेख लिखवाता है जिसमें वो लिखाता है कि कलिंग में लिखाता है, ये पर्टिकुलर कलिंग की बात है, कि सारी प्रजा मेरी संतान है। उसका हृदय इतना द्रवित हो गया कि उसने रक्तपात छोड़ दिया और सारी प्रजा मेरी संतान है, उसने एक अवलेख पर लिखवाया। ठीक, अच्छी बात है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी बोला था कि जब जहां पर चक्रवर्ती सम्राट के तलवार की धार कुंद पड़ जाती है, वहां पर महापुरुष का एक मधुर वचन काम आ जाता है। जहां पर चक्रवर्ती सम्राट अपने सारे युद्ध से हार जाता है, करते करते थक जाता है, उसका हृदय द्रवित होता है और मधुर वचन महात्मा बुद्ध का काम आता है और बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर वो चला जाता है। तो वही हुआ, उसने कलिंग युद्ध के बाद तलवार को रख दिया और अब जो है वो सारी प्रजा मेरी संतान है की तरफ आता है और मुगल पुत्र के प्रभाव में पूर्ण रूप से बौद्ध हो जाता है। ये ऐसा दिखता है और आपके सामने भी ऐसा दिख रहा होगा। अच्छा, साथ ही साथ इसमें उसने एक बात और लिखवाई है, सारी प्रजा मेरी संतान है, और उसने जो है एक रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की है। रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की है और वो कहता है कि इसी अभिलेख में दूसरी बात लिखवाता है, दूसरा अभिलेख है वो, उसमें लिखवाता है कि मैं अपने परिवार अपने प्रजा की वैसे ही चिंता करता हूँ जैसे कि एक पिता करता है, और मैंने जो है इस प्रजा की देखभाल के लिए एक रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की है। और जिस प्रकार एक माँ अपने धाय को संतान को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, धाय का मतलब मेड या फिर उसकी जो लालन पालन पोषण करने वाली जो उसकी क्या कहते हैं, उसके यहाँ जो काम करने के लिए जो आती है, तो धाय को या उसके घर में जो काम करने के लिए मेड आती है, उस पर उसको सौंप कर निश्चिंत हो जाता हूँ। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही मैंने रज्जुकों को अपनी प्रजा को सौंप दिया है और मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। तो रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति वो करता है। ये सारी बातें हमें पृथक कलिंग लेख में दिखाई पड़ती हैं, पृथक कलिंग लेख। ठीक, तो अब जितनी बातें मैंने बोली उसका एक सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि कलिंग पर आक्रमण किया, उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने जो है सारी प्रजा मेरी संतान ने लिखवाया और रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति करके वो निश्चिंत हो गया। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उसको भी आप समझ लीजिए। अब वो ये बताएगा कि क्या अशोक महान था। अभी आपने देखा अशोक महान था, अब देखिए क्या अशोक महान था। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो बातें कर रहा है वो कलिंग में कर रहा है। ये सारी बातें मैंने कलिंग के परिवेश में बोली हैं, अभी बाकी अभिलेख तो बाद में आएंगे। तो कलिंग में 261 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया, हाथियों को जीत लिया, कलिंग के लोगों को बंदी बनाया और उसके बाद फिर उसने वहां पर शांति की नीति अपना दी और प्रजा को बोल दिया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो यहाँ पर उसने किसी भी अभिलेख में यह वर्णन नहीं किया है कि राजा अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका ये बात कहीं नहीं लिखी है।
क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कलिंग के लोग कभी यह बात कभी पढ़ें या कभी याद भी करें कि अशोक ने यहाँ पर आक्रमण किया है, वरना क्या होगा, उनके मन में विद्रोह की भावना आ सकती है। वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं कि कभी राजा अशोक ने ऐसा किया था, अब हम राजा अशोक के खिलाफ जो है एक सेना तैयार करेंगे और अशोक के ऊपर आक्रमण करेंगे। उसने पूरा इसको मिटा ही दिया। और क्या लिखवाया उसकी जगह पर? सारी प्रजा मेरी संतान है। यानी अब एक राजा ऐसा बन गया है जो कि पिता की तरह उनको देख रहा है। ये बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सेंटेंस है, सारी प्रजा मेरी संतान है। इसका प्रभाव क्या होता है कि सब सारी प्रजा वो सब भूल जाए कि कलिंग पर आक्रमण किया गया था और अशोक को भी अपने पिता की तरह देखें, है ना। पिता के प्रति श्रद्धा जैसे रखते हैं वैसे ही प्रजा भी पिता के प्रति श्रद्धा रखे या राजा के प्रति श्रद्धा रखे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप जा रहे हैं ट्रेन में, ट्रेन पूरी भरी हुई है, खचाखच भरी हुई है, आपको किसी तरीके से जगह मिल जाती है, छोटी सी जगह कि आप उस पर बैठ सकें। अब जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, दूसरे स्टेशन आता है, तो एक व्यक्ति आता है, आपसे कहता है कि भाई साहब जरा सा जगह दे दीजिए, मैं बैठना चाहता हूँ। तो आप कहते हैं अरे अरे आगे जाओ यहाँ जगह नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आता है, फिर आप उससे कहते हैं नहीं आगे जाओ, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, आगे जाओ। सबको आप आगे भेजते जाते हैं। तब तक में किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और एक व्यक्ति आता है और कहता है कि बेटा जरा सड़क जाओ, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे भी जाना है। तो आप उसको एक बार देखते हैं और कहते हैं कि अरे इसने मुझे बेटा कहा है और ये मेरे पिताजी की उम्र का है, तो मेरा तो हक बनता है, थोड़ा सा कटसी बनती है कि मैं इसको थोड़ा सा जगह जरूर दूं, क्योंकि इसने मुझे बेटा कहा है। बेटा शब्द से आपके मन में पिता वाली भावना आ गई है, उसको एक रिस्पेक्ट आपने देना शुरू कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी अशोक ने जब कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो कलिंग के लोगों के मन में भी अशोक के प्रति रिस्पेक्ट आ गई और वो सब भूल गए कि कभी कोई आक्रमण भी हुआ था, है ना। और वह रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति करके निश्चिंत हो जाता है। देखिए अशोक ने क्या गजब का डिप्लोमेटिक किया है कि अगर उसे वाकई प्रजा के संतान की चिंता थी, तो उसने रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति क्यों की? वो इसलिए कर रहा है कि ये लोग देखते रहें कि कहीं पर कोई मामला गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। रज्जुक नामक अधिकारी समय समय पर देखता रहेगा, उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, वो उन पर नजर रख रहा है कि कलिंग के लोगों के मन में कोई विद्रोह की भावना तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से यह कलिंग के परिपेक्ष में ये बात नजर आती है और ये सारी बातें पृथक कलिंग लेख में लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजों की ओर चलते हैं, कलिंग से अलग। क्योंकि अशोक जो है अब एक राजा के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो अशोक के कुछ अवलेख हैं, जैसे कि मास्की, गुजर्रा, उदयगोलन, नेतूर, ये अशोक के अवलेख हैं जहां पर अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, मतलब कि स्पष्ट रूप से अशोक लिखा हुआ है। वरना इसको जो है इसकी उपाधियों से विभूषित किया गया है, जैसे कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शी राजा, है ना, या अशोक वर्धन। इसको अन्य अभिलेखों में ऐसा बोला गया है, लेकिन पर्टिकुलर ये अभिलेख ऐसे हैं ऊपर वाले जिसमें इनको अशोक का नाम साफ तरीके से अशोक दिखता है। और आपको बताते चलें कि मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। वह बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए बुद्ध शाक्य कहा है। शाक्य क्यों कहा है? क्योंकि अशोक जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जो वंश था वो शाक्य था। शाक्य, उनके पिता का जो वंश था वो शाक्य था, तो वो शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते थे। तो अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। और राजस्थान में एक भाब्रू अभिलेख है जिसमें अशोक जो है पहली बार बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अभिवादन करता है, तीनों के प्रति अभिवादन करता है, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। ठीक, तो ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अशोक को बताती हैं कि हाँ वो वाकई बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। अब फिर यहाँ पर एक बात आएगी कि क्या अशोक वाकई बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसकी भी पड़ताल हम लोग करेंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अशोक को आप बिल्कुल बौद्ध धर्म में डुबो दीजिए और उसकी चाशनी में लपेट करिए कि हाँ ये अशोक जो है अपना बौद्ध धर्म का है ना। ऐसी बात नहीं है। अशोक को एक राजा के रूप में काम करना है, एक ऐसा राजा जिसके समय में विभिन्न धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं। आजीवक संप्रदाय भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है ना, अक्रियावाद भी है।
तो सबके बीच में सामंजस्य बैठा के रखना है, सबको सांस लेकर चलना है। तो उसके लिए अशोक को जो जो करना पड़ता है वो अशोक एक राजा के रूप में करेगा। हाँ, उसका झुकाव या उसने जो है बौद्ध धर्म के लिए कुछ काम किया है तो इसलिए उसकी चर्चा भी हो जाती है। तो बुद्ध शाह के अशोक के बौद्ध होने की ओर बात करता है और भाबरू में बुद्ध धम्म संघ के प्रति बात करता है। इसके अलावा एक निगाली सागर अभिलेख है, निगाली सागर, ये महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें जो है अशोक ने ऐसा किया है कि वह गया जाता है, बोध गया, जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वहां पर कनक मुनि का मतलब बुद्ध, कनक मुनि का जो स्तूप है, उस स्तूप का संवर्धन करवाता है। संवर्धन मतलब उसको बढ़ाता है, मतलब उसमें निर्माण करवा देता है, ऐसा। तो कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन की सूचना निगाली सागर अभिलेख से होती है। और राजा बनने के वह 10वें वर्ष जो है वह बोध गया की यात्रा करता है, बोध गया की यात्रा। और 20वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है, और 20वें वर्ष जो है वो जाता है और कर को जो है 1/8 कर देता है। कर का जो टैक्स की दर को है उसमें 20वें वर्ष 1/8 कर दी है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो है इसका एक सोहगौरा अभिलेख है और महास्थान अभिलेख है। ये अभिलेख के नाम है सब, जहां से अन्न भंडार की जानकारी मिलती है। अन्न भंडार की जानकारी सोहगौरा और महास्थान से मिलती है। अशोक की माता का नाम जो है एक जगह पर शुभद्रांगी मिलता है, शुभद्रांगी, या इसे धर्मा कहा गया, धर्मा, शुभद्रांगी धर्मा। अशोक का एक अभिलेख है रानी कारुवाकी, जो कि इसकी पत्नी का नाम दिखाई पड़ता है, रानी कारुवाकी, कारुवाकी। तो ये कुछ चर्चाएं हैं जो कि उसके अशोक में बौद्ध धर्म के समय की बात है। और एक खास बात आप लोग जानते ही होंगे कि अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है, थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और इस थर्ड बौद्ध संगति में क्या होता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुगल पुत्र तिस होता है। अभी आपने देखा था ना, मुगल पुत्र तिस के प्रभाव में वो बौद्ध हो जाता है, तो मुगल तिस इसका अध्यक्ष होता है थर्ड बौद्ध संगति का। और इस संगति की खास बात यह है कि इस संगति में बौद्ध धर्म में एक पिटक जोड़ा गया है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये अशोक के समय में होने वाली संगति है। तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जिनके बारे में चर्चा हो गई। अब हम लोगों को अशोक का प्रशासन देखना है और अशोक के समय में जो उसके धम्म नीति है उसको देखना है कि धम्म नीति में अशोक ने क्या किया है। और कुछ और अभिलेखों की चर्चा होगी जिसमें हमें पता चलेगा कि अशोक ने किस अभिलेख में क्या किया है। जैसे कि उसने प्रजा की देखभाल करने के लिए रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की है, और लोगों को धम्म नीति का प्रशिक्षण देने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की है कि लोगों को बताया कि ये धम्म नीति होती क्या है और लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसने क्या किया था कि राजकीय खर्चों पर उसने तो कटौती तो कर ही थी, और साथ में जो प्रजा उत्सव करती है, पार्टी करती है या समारोह करती है या खर्चीले समारोह करती है, उन पर रोक लगा दी थी या उनको लिमिटेशन में बांध दिया था। तो वो इसलिए ऐसा करता है जिससे कि लोग जो है आपस में बहुत ज्यादा ना मिले, और ना मिलने से क्या हो गया, कोरोना रुकेगा। कोरोना के रुकने की बात नहीं यहाँ पर क्या है कि लोग नहीं मिलेंगे तो राजा के प्रति किसी प्रकार का षड्यंत्र ना होने पाए। लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि लोग एक दूसरे के से जानते हैं कि क्या राज्य में चल रहा है और क्या विचारधारा है, तो लोग षड्यंत्र भी कर सकते हैं। इसलिए उसने सरकारी उत्सव के साथ साथ प्रजा के घरों में जो होने वाले उत्सव थे या खर्चीले समारोह थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि लोग विद्रोह की भावना से दूर रहें। और धम्म नीति में
जो है बिल्कुल तरीके से अच्छी तरीके से डूब जाएं और धर्म के बारे में उसने प्रशिक्षित करने के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की है। तो वो क्या करने वाला है और धम्म नीति के द्वारा, तो वो हम लोग देखेंगे और अशोक के अवलेखों को देखेंगे और उसके बाद अशोक का प्रशासन देखेंगे कि उसने अपने राज्य में किन किन अधिकारियों की नियुक्ति करके किसको क्या काम सौंपा है, उस समय का न्याय कैसा होता था, है ना, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। वाणिज्य व्यापार भी देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य अभी बाकी है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कल करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।